बताते चले यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटें, लेकिन चुनाव आयोग की लिस्ट में मिल्कीपुर सीट का जिक्र नहीं है, जिस पर सभी की निगाहें थी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन मिल्कीपुर जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी उसका जिक्र नहीं होना। कई तरह के सवाल इसको लेकर यकीनन पूछे जाएंगे कि आखिर वो एक सीट क्यों छोड़ दी गई। मुझे लगता है इसका जवाब सीधे अंकित गुप्ता से ही ले लेते हैं और अंकित को ने यह भी जानकारी दी है। अंकित के पास हम चलेंगे, लेकिन शिरीन हमें कुछ नई जानकारी दे रही हैं। शिरीन, यूपी में 9 विधानसभा सीटें जिस पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन मिल्कीपुर सीट जिसको लेकर बहुत सवाल थे उसका जिक्र चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी की है उसमें नहीं है। बिल्कुल चित्रा, अब इस एक सीट को अलग क्यों रखा गया ये फिलहाल बड़ा सवाल है, लेकिन किन 9 सीटों पर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, जिसका इंतजार किया जा रहा था ये देखिए। और करहल सीट है, कटहरी है, कुंदरकी है, खैर है, गाजियाबाद सदर है और इसी के साथ मीरापुर, ये वो सीटें हैं जिस पर 23 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसी के साथ कुछ और सीटें, फूलपुर पर भी उपचुनाव होना है, मझवा सीट पर भी उपचुनाव होना है। तैयारियां तो पार्टी की थी, लेकिन इसे लेकर तारीख अभी नहीं आई थी और अब इसी के साथ झारखंड महाराष्ट्र के साथ ही अब इनकी उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। ये 9 सीटें हैं फिलहाल जिस पर 13 नवंबर को मतदान होना है। करहल, कटहरी, कुंदरकी, खैर, इधर मीरापुर है, गाजियाबाद सदर भी है, फूलपुर, मझवा, सीसामऊ, तो ये 9 सीटें, लेकिन एक सीट को अलग रखा गया है। चित्रा, मिल्कीपुर सीट जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई थी उस पर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। यकीनन इसको लेकर विपक्ष तमाम तरह के सवाल पूछेगा, क्योंकि अयोध्या की फैजाबाद की महत्वपूर्ण सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली गई। समाजवादी पार्टी ने वहां पर जीत हासिल की थी और फिर जब विधायक सांसद बन गए तो वो सीट खाली हो गई। ऐसे में मिल्कीपुर का क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ वीरेश पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेश, सीधे आपके पास आते हुए, अब मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर विपक्ष तमाम तरह के सवाल खड़े करेगा, क्योंकि अयोध्या की ये सीट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिन जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं अयोध्या में, उसको लेकर। देखिए, निश्चित रूप से जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे उसमें सबसे ज्यादा और सबसे बहुप्रतीक्षित सीट मिल्कीपुर है और वो एक प्रतीक है। अवधेश प्रसाद एक अयोध्या से जीतने के बाद एक फेस के तौर पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रचारित प्रसारित किया और भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने का काम किया, ऐसे में मिल्कीपुर से उनके पुत्र अजीत प्रसाद कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के और ऐसे में वो सीट अभी घोषित नहीं हुई है। हालांकि विपक्ष अभी सवाल करेगा और बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन दिलचस्प है उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में कि दोनों गठबंधन, इंडिया हो या एनडीए, अभी तक अपने बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी एकमत नहीं हो सके हैं। संजय निषाद से भी बात फंसी हुई है, कांग्रेस के भी जो विचार विमर्श की प्रक्रिया है वो अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन तारीख घोषित हो चुकी है। तो ऐसे में यूपी का जो उपचुनाव है तो उपचुनाव, लेकिन पूरे देश की नजर है और ऐसे में मिल्कीपुर के नाम की घोषणा नहीं होना राजनीति और प्रेरित करेगी। आगे इस पर और बहुत सारी बातें होंगी। समाजवादी पार्टी अभी इस पर अपने पत्ते जरूर खोलेगी। लखनऊ की लड़ाई आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी, जैसा कि वीरेश हमें बता रहे हैं। सीधे लखनऊ से इस वक्त मृत्युंजय सिंह का रुख कर लेते हैं, एनसीपी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, 2019 के चुनाव के बाद जो दो फाड़ हमने एनसीपी के भीतर देखा वो भी बड़ा दिलचस्प रहा और लोकसभा चुनाव के बाद देखिए एनसीपी शरद पवार गुट ने जहां अच्छा किया, अगर लोकसभा के हिसाब से विधानसभा में बढ़त की बात करें तो वहां पर 33, जबकि अजित पवार गुट के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई, अगर लोकसभा को विधानसभा के हिसाब से हम चेंज करके देखें तो। ऐसे में अब एनसीपी के दोनों अलग अलग गुटों की क्या है तैयारी। अजित पवार भी आक्रामक तरीके से लगे हुए हैं और बकायदा उन्होंने एजेंसी भी हायर करके रखी हुई है ताकि उनकी छवि को और ज्यादा मजबूती देकर दी जाए। मृत्युंजय, बिल्कुल चित्रा, और ये अजीत पवार को तो ये करना ही था। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में चाचा और भतीजे की लड़ाई में चाचा हमेशा भारी पड़े हैं और वहाँ जब ननद और भाभी आमने सामने थी तो वहाँ भी सुप्रिया सुले जीत गई और अजीत पवार की पत्नी हार गई, वो भी बारामती की सीट से। तो अजीत पवार को तो मेहनत करनी है, लेकिन दोनों ही गठबंधन में एक दिलचस्प बात आप ध्यान दें कि अजीत पवार गुट हो या शरद पवार गुट हो, दोनों ही गठबंधन में ये कम सीटों पर लड़ने वाले हैं। एमवीए की अगर बात करूँ मैं तो वहाँ अगर
शिवसेना यूबीटी गुट कह रही है कि हम 110 120 पर लड़ेंगे, कांग्रेस भी लगभग उतना लड़ेगी, लेकिन सबसे कम लड़ेंगे शरद पवार। और वहीं दूसरी तरफ महायुति में भी, एनडीए में भी यही समीकरण है, अजीत पवार 55 से 60 या 65 तक अधिकतर सीट पर लड़ेंगे। वजह क्या है? वजह है कि इनका पश्चिम महाराष्ट्र का जो बेल्ट है वहां पर पकड़ होना, बाकी विदर्भ के क्षेत्र में इतनी अच्छी पकड़ नहीं है, कोंकण के क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, मुंबई थाने जैसे बड़े शहरों में भी बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं है, कुछ सीटों पर ज़रूर पकड़ है। तो यहाँ पर कम सीटों पर, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि स्ट्राइक रेट, लोकसभा चुनाव में शरद पवार का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था। 10 में से 8 सीटें जीते, 9 सीटें जीते, वो जहाँ पर गए वहाँ पर उम्मीदवार जीते। तो निश्चित तौर पर चाचा तो भारी पड़े हैं भतीजे पर, भतीजे को ज़्यादा तैयारी के और जोश उत्साह के साथ मैदान में उतरना है। चुनौतियाँ भी बहुत है, इतना आसान नहीं है। सबसे पहली चुनौती ये है कि दो साथी, एक बीजेपी हैवीवेट पार्टी और जिसके सीएम फेस हैं शिंदे, उनको मना के अपना जगह बनाना और कम से कम 65-70 सम्मानजनक सीटें लेकर मैदान में जाना। और जिस दिन अजीत पवार शरद पवार की तुलना में कम सीट पर चुनाव लड़ेंगे, उसी दिन उंगली उठने लगी कि ये देखिए पार्टी तोड़कर गए थे और ये 6वें नंबर पर रह गए, सबसे कम सीटों पर लड़ रहे हैं। तो ये भी बात सामने आने वाली है। पर कुल मिलाकर तैयारियां जोरों पर है, जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह से सत्ता में आना है। मेरे सहयोगी जो गणेश ने बात कही कि हर पार्टी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जीत कर आए, क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है कि किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने वाली नहीं है। कोई न कोई आपको साथ लेकर ही चलना होगा। तो चाहे बीजेपी अलायंस जीते या फिर कांग्रेस अलायंस जीते, सहयोगी दल तो चाहिए। और सीएम फेस दोनों ही दल अभी तक घोषित नहीं किए हैं। भले महायुति कर रही है कि शिंदे को लेकर वो चेहरा मैदान में जा रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या वही होंगे सीएम, ये तो नहीं कह रहे हैं। और महायुति एमवीए भी लगभग यही कह रही है कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे सीएम कौन होगा। तो कुल मिलाकर जिसके ज्यादा विधायक, जिसका ज्यादा दबदबा, उसका होगा सीएम। तो जो पिछले 5 साल में खिचड़ी राजनीति महाराष्ट्र में हुई है, इस बारे में कहना, क्योंकि पिछले बार हमने देखा था 105 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से उद्धव ठाकरे ने मुश्किलें खड़ी कर दी थी, वो भी तब जब उसकी सीटें बहुत ज्यादा थी, और उसके बाद के समीकरण को बनते बिगड़ते हुए भी हमने देखा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।